ठंड में गरीब बहू की नंद के लिए आया सऊदी अरब से रिश्ता। वल्लाह हबीबी, इधर शोभा की घर कहाँ होती। आसपास के लोग सऊदी अरब के लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये दिखने में तो भारत के ही लग रहे हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा तो हम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वल हबीबी, तुम बिल्कुल सही बोली, हम यहाँ नहीं रहती, तुम हमको शोभा के घर का एड्रेस बताती। अरे ये कौन है बताती करती, क्या कह रहे हैं, किसके घर जाना है? शोभा के घर का पता बताती तुम? वो सामने वो रहा टूटा हुआ घर शोभा का। पता नहीं शोभा के घर पर इतने बड़े बड़े लोग बड़ी गाड़ी में सोना पहने हुए क्यों आए हैं। ये कौन लोग थे जो शोभा के घर का पता पूछ रहे थे और मोहल्ले वाले इन्हें देखकर इतना ज्यादा हैरान क्यों थे? इन लोगों के बारे में और अच्छे से समझने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और अच्छे से ही समझते हैं। शोभा एक छोटे से घर में अपनी बहू, बेटी, बेटे और पोते के साथ बड़ी ही गरीबी की हालत में रहती है। अरे सुबह हो गई, अब तक खाना नहीं बनाया क्या तुम दोनों ने? माँ जी मैं खाना बना देती हूँ अभी। शालू खाना बनाने जाती है, लेकिन सिलेंडर की गैस खत्म हो चुकी थी। सिलेंडर की तो गैस ही खत्म हो गई है, मैं खाना कैसे बनाऊं? शालू उदास वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी ननद पायल आती है। ये क्या भाभी, आप खाना क्यों नहीं बना रही हैं? माँ और बाकी सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना भाभी? कुछ भी ठीक नहीं है। खाना बनाऊं भी तो कैसे बनाऊं, सिलेंडर खत्म हो गया है। भाभी दीजिए, मैं गैस भरवा के ले आती हूँ। गैस भरवाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। एक काम करो, तुम यहीं रुको, बाकी सबसे बोल देना, मैं तब तक उधार गैस भरवा दूंगी, और पिछली बार तो उधार ही भरवाई थी गैस। इतना बोलकर शालू सिलेंडर की दुकान पर चली जाती है गैस भरवाने के लिए। भैया दरअसल अभी तो पैसे नहीं मिले, आप सिलेंडर में गैस भर दीजिए, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको पैसे दे दूंगी। अरे तुम लोगों का तो रोज का ही हो गया है, हर रोज मुफ्त में गैस भरवाने आ जाते हो। नहीं नहीं, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं गैस नहीं भरूंगा। भैया हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, आपको भी तो पता है हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। आप गैस भर दीजिए ना, जैसे ही पैसे आएंगे मैं दे दूंगी। अरे यही तो दिक्कत है, इसी मोहल्ले में रहते हैं इसलिए अब तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है। हर रोज मुफ्त में गैस भरवाने आ जाते हो, कभी तो पैसे लेकर आया करो भाई। और अब मैं बिना पैसे के गैस नहीं भरूंगा, उधारी बंद कर दी है मैंने। शालू उदास होकर घर आती है। भाभी सिलेंडर में गैस भरवा दी? नहीं, दुकान वाले ने मना कर दिया, कहने लगे कि पहले के पैसे चुकाऊंगी फिर ही वह सिलेंडर में गैस भरेंगे। ऐसे तो भाभी खाना नहीं बन पाएगा, लकड़ियां भी नहीं है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाती हूँ। लेकिन तुम कैसे? भाभी मजबूरी में तो सभी करना पड़ता है ना। पायल इतना कहकर जंगल में लकड़ी काटने जाती है और काफी मशक्कत करके लकड़ियां काट के घर आती है। तुम्हारे हाथ में तो पूरे छाले पड़ गए हैं, इतनी ठंड हो रही है और ठंड में हाथों में भी छाले पड़ गए हैं। भाभी ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, आप चिंता मत कीजिए। तुमने अपने मायके में कितना कुछ झेला है, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें ससुराल में कोई भी परेशानी ना हो, तुम अपने ससुराल में हमेशा खुश रहो। कुछ दिनों बाद ठंड से कांपते हुए पायल बैठी थी। पायल को देखकर शालू कहती है, तुम इतनी ठंड से कांप रही हो और तुम्हारा स्वेटर भी फट गया है, दो इसको मैं रफू करवा देती हूँ। नहीं भाभी, उसको रफू करवाओगी तो उसमें पैसे लगेंगे और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हाँ पैसे नहीं है, लेकिन तुम ठंड से कब तक कांपती रहोगी? या फिर ऐसा करते हैं कि जब उनकी तनख्वाह आएगी तो मैं तुम्हारे लिए नए नए कपड़े ले आऊंगी। नहीं भाभी, मुझे नए कपड़ों की इतनी जरूरत नहीं है, आप तो जानती ही हैं बिट्टू की स्कूल की फीस नहीं दी 2 महीनों से, और उसके भी तो स्कूल के कपड़े छोटे हो गए हैं। अभी उसके लिए कपड़े लेना ज्यादा जरूरी है, बाद में मेरे बारे में सोचेंगे। तुम सबके बारे में कितना सोच रही हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मुझे माफ कर दो। भाभी आप माफी मत मांगो, अरे ये तो हमारे घर के हालात ही ऐसे हैं, हर किसी को एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही ठंड में पूरा परिवार परेशानियों में रह रहा था। कुछ दिनों बाद शोभा का दूर का भाई प्रमोद उससे मिलने आता है। दीदी कैसी हो? वैसे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है ना वैसे। हाँ ठंड तो है। अरे तुम इतने समय बाद यहाँ, मुझे तो लगा तुम हमारे घर का पता ही भूल गए होगे, लेकिन तुम तो यहाँ अपनी बहन से मिलने आ गए। दीदी काम में बिजी रहता हूँ, कुछ पता ही नहीं रहता, और अभी यहाँ चक्कर लगाना हुआ तो मैंने सोचा कि अपनी बहन और उसके परिवार से भी मिल लूं। ये तो बहुत ही अच्छा किया, चलो बैठो, मैं भी अपनी बहू को बोलती हूँ चाय पानी लाने के लिए। सब लोग बैठकर बात करते हैं। पायल को देखकर प्रमोद कहता है, पायल बेटी तो बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई रिश्ता देखा है क्या? नहीं नहीं, अभी तो कोई देखा नहीं है, तुम्हारी नजर में हो तो बताओ।
अरे मेरी नजर में तो बहुत ही अच्छा लड़का है, और वो भी सऊदी अरब का। पूरा परिवार सऊदी अरब में ही रहता है। अगर वहां शादी हो गई तो पायल बेटी बहुत ही खुश रहेगी। नहीं नहीं नहीं, अरे एक शहर से दूसरे शहर तो ठीक था, लेकिन दूसरे देश, वो भी सऊदी अरब जैसे देश में नहीं। माँ जी, मेरी नंद कुछ दिन और घर पर रह ले, लेकिन इतनी दूर शादी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लड़का बहुत ही अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है। मैं खुद उन्हें कई सालों से जानता हूँ। बिना देखे बिना जाने पहचाने कैसे आप मना कर रही हो? एक बार देख लेते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। सब लोग लड़के वाले को देखने के लिए मान जाते हैं, लेकिन शालू के मन में डर था। भगवान, बस मेरी नंद को सुरक्षित रखना। मैंने बहुत सुना है कि सऊदी अरब में लड़कियों को ले जाकर बेच देते हैं। मुझे वही डर सता रहा है, कहीं मेरी नंद के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कुछ दिनों बाद सऊदी अरब से लड़के वाले पायल को देखने आते हैं। हबीबी हबीबी, यहाँ कितनी ठंडी है। सऊदी अरब में तो इतनी ठंडी नहीं लगती, लेकिन यहाँ इतनी ठंड क्यों लगती हमें? अरे आप लोग आ गए, अंदर आइए। आइए ना, ये रहा घर। आइए आइए, अंदर आइए। प्रमोद सबको घर में लेकर आता है। सब सऊदी अरब के लोगों की वेशभूषा देखकर हैरान हो जाते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है सीधा सऊदी अरब से ही आए। इनकी वेशभूषा देखो, और कितना सोना पहना हुआ है। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? नमस्ते। आपको हिंदी भी आती है? हाँ जी, हमको हिंदी भी आती। हम कई सालों पहले काम की वजह से सऊदी में शिफ्ट हो गई, इसलिए हम सबको सऊदी ज्यादा आती, पर ऐसा नहीं कि हमको हिंदी नहीं आती। आपकी बेटी कहाँ है जिससे मिलने के लिए हम यहाँ आई हैं? रुकिए, मैं अभी बुला देती हूँ। शालू बहू, जरा पायल को लेकर। शालू पायल को लेकर आती है। ये रही मेरी नंद। वल हबीबी, कितनी सुंदर है आपकी नंद। तो इतनी सुंदर बहू हमारी बनेगी। आप सबको कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आती। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे पहली बार में ही रिश्ता तय हो गया, इससे अच्छी क्या ही बात होगी। माफ करना, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये आप क्या कहती? अरे रिश्ता मंजूर नहीं है तो यहाँ क्यों बुलाया? बहू, ये क्या कह रही है? अरे बिना जाने पहचाने तू क्यों ऐसे कह रही है? हाँ बहू, अभी चुप रहे, देखने तो दे। नहीं माँ जी, देखने की बात ही नहीं है। अरे मैंने बहुत सुना है कि हमारे देश से लड़की ले जाकर सऊदी अरब में बेच देते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है। मैं अपनी नंद के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे हम गरीब भले ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कहीं भी अपनी नंद को भेज दे, उनकी कहीं भी शादी करवा दे। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, लेकिन हम ऐसी नहीं हैं। हम पहले इसी शहर में रहती थी, बाद में काम की वजह से हमें सऊदी जाना पड़ी, इसीलिए वहीं पर रहने लग गई। आप चाहे तो हमारे बारे में पता करवा लीजिएगा। कुछ दिनों बाद शालू सऊदी अरब से आए रिश्ते के बारे में काफी पता करती है और कुछ दिनों बाद पूरे परिवार को बुलाती है। आप सब लोग बिल्कुल सही थे, लेकिन मैं अपनी नंद के लिए सोच रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों पर इल्जाम लगा दिया। हमें इसके इल्जाम लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती। अरे अपने परिवार के लिए हर कोई सोचती, लेकिन अंत में अगर सब सही है तो क्या ही दिक्कत है। हाँ, मेरी नंद का सऊदी अरब से रिश्ता आया है, तो अब रिश्ते को हम तय कर देते हैं। शुभ काम में जितनी देरी होनी थी वो मैंने पहले ही कर दी है, इसीलिए अब और देर नहीं करते हैं। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। आज ही लगे हाथ सगाई कर देते हैं। इसी के साथ अंत में शालू की नंद की सगाई हो जाती है और सऊदी अरब के लड़के से शालू की नंद का रिश्ता तय हो जाता है। भाभी, मैं यही चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। जब तक आप दुकान पर आए ग्राहक को सामान दे दीजिए। अरे बाप रे, कितना धुआं निकल रहा है। आंखों में जलन हो रही है। आखिर ये दुकान है या रसोई? जी आप सही कह रहे हैं, ये दुकान और रसोई दोनों है। और अभी मेरी ननद चूल्हे पर खाना बना रही हैं, जिसका धुआं दुकान में आ रहा है, जिस वजह से आपकी आंखों में जलन हो रही है। अरे अच्छा, बहुत हुआ। अब जल्दी से आप हमारा सामान दे दीजिए, वरना यहीं पर खांसते खांसते मेरी सांस फूल जाएगी। और जल्द से जल्द अपना दुकान और रसोई अलग कर लीजिए। आपके साथ साथ ग्राहकों की भी दिक्कत हो रही है। जी हमारी पूरी कोशिश है और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम एक अच्छा छोटा सा दूसरा दुकान ले लें। प्रेरणा आखिर किन मुसीबतों से गुजर रही थी जो उसको उस छोटी सी दुकान में ही अपनी ससुराल वालों के साथ रहना पड़ रहा था। आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रेरणा एक आलीशान महल में रहा करती थी, जहाँ पर अनेकों नौकर उसकी खातिरदारी में लगे रहते थे। छोटी मालकिन, आप ये मखमली चप्पल पहन लीजिए, वरना आपके पैर फर्श पर गंदे हो जाएंगे। और इसके बाद छोटी मालकिन, आप ये अल्काइन वाटर पी लेना, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। हाँ ठीक है, आप टेबल पर रख दीजिए, मैं अभी इसे पी लेती हूँ।
यह आलीशान महल, नौकर चाकर सब अच्छा है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा सादगी को ही पसंद करता है। हेलो, अच्छा आज फिर से पार्टी है? चलो ठीक है, मैं 20 मिनट में कार लेकर घर से बाहर निकलती हूँ। प्रेरणा तैयार होकर कार में बैठकर घर से बाहर निकल जाती है। कुछ दूर चलते ही प्रेरणा की नजर साइकिल पर राशन का सामान लेकर आते हुए गोपाल पर पड़ती है। कार से उतरकर प्रेरणा गोपाल को आवाज देती है, गोपाल, गोपाल, सुनो गोपाल, गोपाल सुनो। प्रेरणा की आवाज सुनकर गोपाल की साइकिल वहीं थम जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो प्रेरणा उसके पीछे खड़ी हुई होती है। ओह गोपाल, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ। प्रेरणा, तुम यहाँ इतने सालों बाद अचानक? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ गोपाल। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारे लिए पूछा, सोशल मीडिया पर, फोन कांटेक्ट, हर जगह, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिले तुम। क्या यही प्यार था हमारा? दरअसल प्रेरणा यहाँ पर उन दिनों की बात कर रही है जब प्रेरणा और गोपाल एक साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। नहीं प्रेरणा, तुम्हारे अमेरिका जाने के बाद कुछ समय बीते ही थे कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से मेरी पढ़ाई मुझे बीच में ही छोड़नी पड़ी और मेरे पास कोई भी फोन वगैरह भी नहीं था कि मैं तुमसे कांटेक्ट कर पाता। और फिर कुछ समय बाद मुझे यह एहसास हो गया कि तुम अब मुझे भी भूल चुकी होगी। गोपाल की बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए गोपाल से वो कहती है, नहीं गोपाल, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। प्रेरणा को इतने सालों बाद अपना प्यार मिल गया था और वो बहुत खुश थी। अब प्रेरणा आए दिन गोपाल से मिलने लगी थी, कभी उसके दुकान पर तो कभी बाहर कॉफी शॉप पर। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, ये देखो प्रेरणा, मेरे हाथ में कुछ लड़कों की तस्वीरें हैं। लड़के बहुत ही रिच हैं, खुद का बिजनेस है, आलीशान घर है और किसी भी चीज की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी वहां पर। हमारी ननद प्रेरणा तो राज करेगी विपिन जी से शादी करके, क्योंकि विपिन जी बहुत ही रईस और अच्छे परिवार से हैं। क्या हुआ बेटी, तू उदास क्यों लग रही है? माँ, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो हम लोगों की तरह अमीर नहीं है, गरीब है। वो एक छोटी सी दुकान चलाता है। मतलब जो मेरी ननद महलों की रानी है उसका ससुराल एक दुकान में होगा? ये कैसी बात कर रही हो प्रेरणा? ये छोटी सी दुकान में रहने वाला लड़का तुम्हें कहां से कौन सी खुशियां दे पाएगा? जरा मुझे बता सकती हो? परेशान हो जाओगी तुम वहां। महलों में रहने वाली लड़की उस छोटी सी दुकान में कैसे एडजस्ट करोगी? दूसरी तरफ गोपाल के परिवार वाले, बेटा गोपाल, वो महलों की रानी इस दुकान में अपना ससुराल कैसे बसा पाएगी? माँ, मैंने प्रेरणा को हर बार मना किया है कि उसका मेरा कोई मैच नहीं है, लेकिन वो मुझसे बेहद प्यार करती है और मैं भी उससे बेहद प्यार करता हूँ। इसलिए हम दोनों अब एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। नारायण अब अपनी बेटी की शादी पूरे विधि विधान के साथ गोपाल से करवा देता है। प्रेरणा सोने की पालकी में अपने ससुराल आती है। सुमित्रा अपनी बहू की आरती उतारती है और गृह प्रवेश करवाती है। प्रेरणा अपने ससुराल में देखती है कि एक छोटी सी दुकान है, वहीं पर चूल्हा रखा हुआ है, वहीं जमीन पर बिस्तर किया हुआ है, जैसे मानो एक ही छोटी सी दुकान में पूरा ससुराल बसा हुआ हो। लेकिन प्रेरणा गोपाल से बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करके घर में प्रवेश करती है। आजा बहू, घर के अंदर आजा। तेरे जैसा महल तो नहीं है, लेकिन ये छोटा सा घर और दुकान ही तेरा ससुराल है बहू। माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, लड़की का ससुराल ही उसका सब कुछ होता है। अगले दिन सुबह प्रेरणा अपनी पहली रसोई में दुकान के बगल में रखे चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। प्रेरणा चूल्हे पर खाने को छोड़कर दुकान पर ग्राहक को सामान देने जाती है। अरे मुझे जरा 2 किलो चीनी और 5 किलो सरसों का तेल दे दो। जी, मैं अभी लेकर आई, आप रुकिए। प्रेरणा दुकान में से 5 किलो तेल और 2 किलो चीनी लेकर ग्राहक के हाथ में देती है। प्रेरणा सामान देते समय भूल जाती है कि उसने चूल्हे पर खाना चढ़ा रखा है और खाना जलना शुरू हो जाता है, जिसका धुआं घर से बाहर आने लगता है। तभी दुकान पर खड़ा ग्राहक प्रेरणा से कहता है, अरे प्रेरणा जी, चूल्हे पर कुछ चढ़ा रखा है क्या? बहुत गंदी जलने की बदबू आ रही है और धुआं भी बहुत तेजी से निकल रहा है। प्रेरणा सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी और आपको सामान देते देते मैं भूल ही गई कि चूल्हे पर खाना चढ़ा हुआ है। भगवान, मेरा सारा खाना जल गया। अब मैं अपने ससुराल वालों को क्या खिलाऊंगी? प्रेरणा सामान देकर चूल्हे के पास आती है तो देखती है कि उसका सारा खाना जल चुका है। तभी वहां पर उसकी सास सुमित्रा और ननंद कोमल आती हैं। बहू, तेरा तो सारा खाना जल गया, तू दुकान पर क्यों गई? हमें बोल देती, हम चले जाते।
ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन प्रेरणा की ननद चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी वहां पर ग्राहक आते हैं जिन्हें सामान देने के लिए प्रेरणा दुकान पर जाती है। अरे रे बाप रे, हमारी तो आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। अरे कितना गंदा काला धुआं इस दुकान से बाहर निकल रहा है। अरे यहाँ तो जितना से मैं सामान नहीं लूंगा उतना तो मेरी सांसें ही फूल जाएंगी। माफ करिएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मेरा पूरा परिवार इस दुकान के अंदर ही रहता है, इसलिए हमें यहीं पर खाना भी बनाना पड़ता है, जिसका धुआं ग्राहकों की आंखों में लगता है और उन्हें हमारी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। लेकिन कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप अपनी दुकान और रसोई को अलग कर लीजिए। अरे नहीं तो अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे आपके दुकान पर ग्राहक आना ही बंद हो जाएंगे। अब अगले ही दिन प्रेरणा दुकान में रखे चूल्हे को निकाल कर बाहर रख देती है। हाँ बहू, ये तूने सही किया जो दुकान के बाहर चूल्हे को रख दिया। अब चूल्हे का सारा धुआं बाहर ही जाएगा। चल बहू, अब तू मुझे 2 किलो दाल दे दे। प्रेरणा चूल्हे पर खाना ढककर बिमला को दाल देने आती है कि तब तक एक गाय चूल्हे के पास आकर प्रेरणा के बनाए सारे खाने को जमीन पर पलटा देती है। हे राम, ये क्या हो गया? मेरा तो सारा खाना इस गाय ने पलटा दिया। प्रेरणा सामान देकर चूल्हे को फिर से उठाकर दुकान के अंदर लेकर आती है। कुछ देर बाद सारा परिवार दुकान में बैठकर खाना खा रहा होता है। सुनो गोपाल, मैं क्या सोच रही थी कि कोई दूसरी छोटी दुकान ले लेनी चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर हम सबको बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी सामान देने जाओ तो खाना जल जाता है, कभी चूल्हे के धुएं से ग्राहक दुकान से वापस चले जाते हैं। मैं क्या करूं प्रेरणा, अभी हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम कहीं और दूसरी दुकान ले सके। गोपाल की बातें सुनकर फिर प्रेरणा कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। ऐसे ही काफी समय गुजरता है और देखते ही देखते हल्की हल्की ठंड भी पड़ने लगती है। तभी एक दिन प्रेरणा अपनी छोटी सी दुकान के आगे खड़ी होती है जहां तेज ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और वो अपनी दोनों हाथों को ठंड से रगड़ रही है। हे भगवान, कितनी तेज ठंड पड़ रही है। प्रेरणा अपने छोटे से टूटे हुए मकान के आगे खड़ी होती है कि तभी वहां एक बड़ी सी कार उसकी दुकान के आगे खड़ी होती है, जिसमें से उसके माता पिता बाहर निकलते हैं। प्रेरणा, मेरी बच्ची, तू यहाँ इस ठंड में छोटी सी दुकान के पास क्यों खड़ी है? और तेरे शरीर पर तो एक स्वेटर भी नहीं है। ये कैसी हालत बना रखी है मेरी बेटी तूने? न पैरों में चप्पल है, न शरीर पर स्वेटर। ठंड से कांप रही है मेरी बेटी। माँ, पिताजी बस करिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आइए घर के अंदर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं एक सेकंड अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। नहीं पिताजी, मैं अपने ससुराल वालों को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। शादी के बाद बेटी का ससुराल ही उसका सब कुछ होता है। तुम अपनी माँ पर गई हो प्रेरणा। तुम्हारी माँ ने भी ऐसे ही गरीबी में मेरा साथ दिया था, आज तुम भी वही कर रही हो। मुझे नाज है कि मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। लेकिन ठीक है, तुम हमारे साथ मत चलो, लेकिन मैं तुम सबके लिए एक छोटा सा घर और एक दुकान देना चाहता हूँ, दहेज ही समझकर, लेकिन उसे रख लो। नारायण अपनी बेटी को एक सुंदर सा घर और एक बहुत लग्जरी दुकान देता है, जिसमें उसके ससुराल वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं और गोपाल उस लग्जरी दुकान को बहुत ही ईमानदारी से चलाना शुरू कर देता है।